हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के चैप्टर 2 की, जो कि कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स क्या हैं, वो सारे पॉइंटर्स मैंने कवर किए हुए हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने जो पार्ट 2 है उसमें सारे मॉक टेस्ट रखे हैं। मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको उसमें रखे हैं, सो दैट हमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पार्ट 1 से आए और पार्ट 2 से हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ओके, सो लेट्स मूव टू दी फर्स्ट स्लाइड हियर। सो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या है, डिफरेंट इन्वेस्टर से, एक दो नहीं सैकड़ों हज़ारों इन्वेस्टर से मनी को मोबिलाइज करना, मतलब उनसे पैसे लेना और डिफरेंट मार्केट में और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, जो कि स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो। तो इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है कि म्यूचुअल फंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूल ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर which is invested into different markets and securities, and the third thing is that कि ये सारा इन्वेस्टमेंट एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए। तो देखो, हर एक इन्वेस्टर के हिसाब से अलग अलग फंड नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो जो भी ज़्यादातर कॉमन थीम्स हैं, जो भी कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स अपने फंड्स लॉन्च करते हैं। उनका टारगेट होता है कि जिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के ज़्यादा लोग हों, जिसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम का और नंबर ऑफ पीपल्स का मैच करे, तो लोग वहाँ आएँ और इन्वेस्ट करें। सो प्राइमरी रोल जो म्यूचुअल फंड का है कि वो लोगों के लिए इनकम सोर्स क्रिएट करना या फिर उनकी वेल्थ को बढ़ाना। दिस इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। सो फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो, किसी को इनकम चाहिए रेगुलर, ठीक है, किसी को अपना पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़ाना है, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार करना है, ठीक है। ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गए, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के। तो कंपनीज क्या करती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, वो डिफरेंट पूल्स क्रिएट करती है। डिफरेंट पूल्स जो क्रिएट करती हैं उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं वेरियस स्कीम्स। स्कीम्स इज नथिंग बट आपका म्यूचुअल फंड, जो फंड्स होते हैं, है ना, उस हर एक पूल ऑफ मनी को जो है म्यूचुअल फंड स्कीम बोला जाता है, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की या म्यूचुअल फंड एज अ स्कीम की, बेसिकली उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एसेट एलोकेशन कहाँ है और उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल में पहले मैं आता हूँ। स्टाइल में बेसिकली क्या हो सकता है, एक्टिव स्टाइल है या पैसिव स्टाइल है, ये एक तरह का हुआ। ऐसे बहुत तरह की स्टाइल्स हो सकती हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि आपका एसेट एलोकेशन कहाँ का है, सिर्फ इक्विटी में है या सिर्फ डेट में है या मनी मार्केट में है या गोल्ड में है या मल्टी एसेट है ना, या फिर हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ, जिसमें आपका इक्विटी भी है, बॉन्ड्स भी है। तो ये एसेट एलोकेशन क्या है? एसेट एलोकेशन हम लोगों ने पहले चैप्टर में बात किया था कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपने इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करना इज एसेट एलोकेशन, ठीक है। अब आता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है म्यूचुअल फंड्स में। यहाँ मैंने 3 लिस्ट डाउन किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स, तो बेसिकली आपने सुना होगा ना, शेयर मार्केट में व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी, जब आप पैसा लगाते हो तो आप शेयर्स खरीदते हो। तो बोलते हो कि आपने 10 शेयर्स खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, या 20 शेयर्स आपने L&T के खरीदे। तो बेसिकली वो नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं ना, उसमें तो आप शेयर्स खरीदते हो। तो म्यूचुअल फंड में ये समझ लीजिए, यूनिट्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर। मतलब नंबर ऑफ शेयर का मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इक्विटी में ही आप डेट खरीदो, फिक्स्ड इनकम फंड्स खरीदो, लिक्विड फंड्स खरीदो। तो इसमें बेसिकली हर आपने कितनी यूनिट आप परचेज करते हो, वो जो है वो बेसिकली डिसाइड होता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर्टिकुलर फंड स्कीम का करेंट प्राइस क्या है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू इज नथिंग बट, जैसे मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ शेयर, समझ लिया आपने जो खरीदा है वो यूनिट हो गया, तो जो शेयर का प्राइस होता है तो वो समझ लिए NAV हो गया, उसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये पे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, 1 साल बाद उसका वैल्यू बढ़ के 14 रुपये हो जाता है, तो ये 14 रुपये उसकी नेट एसेट वैल्यू NAV हुई।
तो बेसिकली आपके लिए जो प्राइस होगा म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से वो नेट एसेट वैल्यू होगा, ठीक है। फिर आता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि एक किसी फंड में या एक फंड हाउस के पर्सपेक्टिव से आप सोचो तो जितना टोटल पैसा ऑल इन्वेस्टर्स ने उस स्कीम में लगा रखा है वो उस पर्टिकुलर स्कीम का वो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया। तो फॉर एग्जांपल HDFC म्यूचुअल फंड है, इनके 100 फंड्स है। एक फंड में जो उनका HDFC लिक्विड फंड है, इसमें लेट से 6 लाख इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने पैसा डाल रखा है 40,000 करोड़, ठीक है। तो 40,000 करोड़ रुपीज़ है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये अगले महीने ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कैसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड्स के और उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो एडवांटेजेस क्या है कि इन्वेस्टर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बेसिकली क्या है कि आपको हर एक को इन्वेस्टमेंट का बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करते हो, वो पैसा आप अपना इन्वेस्टमेंट एक प्रोफेशनल कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो उसके किसी फंड में इन्वेस्ट करके। तो बेसिकली आपका जो मनी मैनेजमेंट है, पैसे का या इन्वेस्टमेंट का जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनली होता है, ये उसका एडवांटेज है। सेकंड इज कि अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो अफोर्डेबल का मतलब हुआ आपका कॉस्ट कम है, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हुआ आपने मल्टीपल सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है एक एसेट क्लास के अंदर भी। फॉर एग्जांपल इक्विटी में लगाया है तो आपने 30-40 शेयर्स में पैसा लग रखा है उस पर्टिकुलर फंड का। उसके अलावा आपने डेट में लगा रखा है, गोल्ड में लगा रखा है, उसी फंड में लगा रखा है। तो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। जनरली आप जब बाई करने आते हो तो क्या करोगे, आप 1 या 2 या 3 स्टॉक्स में पैसा डालोगे, अपनी समझ के हिसाब से डालोगे, या फिर डेट में पैसा डालोगे, तो वो डाइवर्सिफिकेशन अचीव नहीं होता है ना। और चूंकि आप थोड़ा थोड़ा लगाते हो इसलिए उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। बट यही जब आप प्रोफेशनली किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो थ्रू दियर फंड स्कीम, तो वो चूँकि उनके पास साइज़ ज़्यादा होता है तो उनका जो ओवरऑल पैसे का मैनेजमेंट है वो बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है, मतलब ईजी हो जाता है फ्रॉम कॉस्ट परस्पेक्टिव। थर्ड इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी अभी इसमें कवर किया कि जहां आप एक शेयर खरीदने जाओगे, 2 शेयर खरीदने जाओगे, उसमें कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। बट वहीं ये लोग थाउजेंड्स में, लैक्स और करोर्स में शेयर्स खरीदते हैं, तो इनका इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से इनका कॉस्ट कम हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी, एमफी के गाइडलाइंस है और सेबी के गाइडलाइंस हैं जिसकी वजह से जो रूल्स और रेगुलेशन है इंडिया में स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड को लेकर के वो बहुत ही टाइट है। उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी बहुत है, पारदर्शिता जिसको कहते हैं। लिक्विडिटी, बेसिकली आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा कभी भी डाल सकते हो, निकाल सकते हो। ऑब्वियसली इट्स केवल ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स या जिसमें अलाउड हो, बट ज़्यादातर इन कंपैरिजन टू जो और तरीके हैं उसमें से इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। टैक्स डिफरल एंड टैक्स बेनिफिट। तो टैक्स डिफरल का मतलब हुआ जैसे आपने इक्विटी फंड्स में पैसा डाल के रखा हुआ है, तो आपका पैसा 1 लाख से 2 लाख 3 लाख ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो डिफरल का मतलब हुआ आप तुरंत नहीं दो, आप जब उस चीज़ को रियलाइज़ करो बेनिफिट को, तब आप उसको पे करो। ऐसा नहीं कि आपको हर साल और हर महीने देना ही देना है। जब आप उसको रियलाइज़ करो फिर जो भी टैक्स बनता है आप उसको दो। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जो ELSS स्कीम होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो आप वहाँ पैसा डाल करके अपने टैक्स बचा सकते हैं। 1.5 लाख की लिमिट होती है ATC की। इसके अलावा जैसे आप इक्विटी बेस्ड फंड्स में पैसा डालते हो तो उसमें जो अगर 1 साल के ऊपर डालते हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख तक फ्री होता है, बट उसके ऊपर का जो होता है पर इन्वेस्टर वो 10% होता है। वही पैसा आप FD में रखते हो और आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से 20% या 30% टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये एक बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स का। और कन्वीनियंट ऑप्शंस हैं। कन्वीनियंट ऑप्शंस का मतलब है कि आपको जिस तरह के फंड्स में पैसा डालना है, बीट इक्विटी हो या डेट फंड हो, या आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालना है तो लिक्विड फंड हो या मनी मैनेजर फंड हो, आप जहाँ डालना चाहो आपको कन्वीनियंटली बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नाउ इतने सारे फायदे हैं तो नुकसान भी हैं कुछ। जैसे उसकी लिमिटेशंस क्या है म्यूचुअल फंड्स की, कि
पहली बात तो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो कस्टमाइज नहीं हो सकता है। तो एक स्कीम का एक सेट ऑफ पोर्टफोलियो होगा, उसी पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग से कस्टमाइजेशन किया जाएगा। फिर क्या होता है, चॉइस ओवर लोड। बेसिकली क्या है कि इतनी सारी एएमसीज हैं, उनके इतने टाइप के फंड्स हैं, विद इन ईच कैटेगरी इतने सारे फंड्स हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, किसको खरीदे किसको नहीं खरीदे, है ना। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और तीसरा है, इवन दो कॉस्ट जनरली कम होता है, बट फिर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। आई नो कि मतलब सेबी के गाइडलाइंस हैं वगैरह, बट अगेन उसकी मैक्सिमम लिमिट्स वगैरह हैं, बट फिर भी हमारा एज ए इन्वेस्टर उस पर कंट्रोल नहीं है कॉस्ट पे। और लास्ट पॉइंट है कि नो गारंटीड रिटर्न्स। आप चाहे जिस तरह के फंड में लगाओ, कहीं भी कोई भी गारंटी नहीं है कि रिटर्न कितना होगा। ये म्यूचुअल फंड का लिमिटेशन है ना। तीसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। पहला टाइप है ये। म्यूचुअल फंड्स के क्लासिफिकेशन बहुत टाइप के हो सकते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ द फंड। स्ट्रक्चर ऑफ द फंड का मतलब हुआ कि किस तरह से आपने फंड को कंस्टिट्यूट किया हुआ है। 3 तरह के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, इंटरवल फंड्स। तो ओपन एंडेड का मतलब देखो, सिंपली नाम में ही है, ओपन है और एंडेड, मतलब कभी भी आओ कभी भी निकालो, पैसा आप लगाओ और जब मन में आप तब निकाल लो। एनएफओ के बाद ऑब्वियसली, एनएफओ में एक एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, जब पहली बार फंड लॉन्च होता है तो वैसे कुछ दिनों के लिए ओपन होता है, आपको उसी में पैसा डालना होता है। उसके सर्टेन डेज के बाद ये ओपन एंडेड फंड हो जाते हैं, तो आप कभी भी उसमें पैसा डालो कभी भी निकालो। सेकंड है क्लोज्ड एंडेड फंड। अब अगेन इसके नाम में आप देखो क्या है, क्लोज्ड है, एंडेड है, मतलब ये सिर्फ फिक्स टाइम के लिए ओपन रहेगा। आप उसमें पैसा डाल दो, फिर ये ब्लॉक रहेगा पैसा सर्टेन पीरियड के लिए, मे बी 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, जो भी टाइमलाइन है उसकी, है ना। तो इस तरह के फंड को क्लोज्ड एंडेड फंड्स बोलते हैं। नो, तीसरा आता है इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स का मतलब ये बेसिकली क्लोज्ड एंडेड फंड ही हैं, बट ये बीच बीच में एक स्पेसिफाइड इंटरवल्स पे वो लोग क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं। तो दे एक्ट लाइक अ ओपन फंड्स। ये 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, है ना। इसके लिमिटेशंस हैं। मतलब अगर आप देखो कि जो इंटरवल फंड्स का ये हम लोग ट्रांजैक्शन पीरियड की बात करें, जिस दिन के लिए ओपन रहेगा ये, तो इसका मिनिमम डेज जो है 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 15 दिन की हो सकती है। ठीक है। अब देखो, यूनिट जो है क्लोज्ड एंडेड की और इंटरवल फंड्स की, ये दोनों तरह की, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार आपने पैसा क्लोज्ड एंडेड में लगा के रखा हुआ है, अभी आपको वो 5 साल के लिए लॉक इन है, बट आपको उससे निकलना है ड्यू टू सम रीज़न, तो कोई तो ऑप्शन होना चाहिए, भले वो थोड़ा टीडीएस हो, डिफिकल्ट हो, जिससे लोग अपना पैसा वापस निकाल सके। तो बेसिकली क्लोज्ड एंडेड फंड्स को, इंटरवल फंड्स को क्या होता है उनके साथ, कि वो लोग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, है ना। कि आप जाओ और आप स्टॉक एक्सचेंज में उसको सेल कर सकते हो। बट चैलेंज ये है कि अगर बहुत अच्छा फंड है, उसकी अच्छी लिक्विडिटी है, तो आप बेच पाओगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पास क्लोज्ड एंडेड फंड है और आप बीच में निकलना चाहते हो, एंड कोई बायर सामने नहीं खरीदने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में, सो लिक्विडिटी के इश्यूज हो सकते हैं। फिर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिनको बोलते हैं, ये एक टाइप ऑफ फंड्स है जो काफ़ी फैशन में है आजकल। तो ईटीएफ फंड्स क्या होते हैं, बेसिकली सिंपली इसका नाम ही कह रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब ऐसे फंड जिसको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाए, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स और फंड्स। एंड बेसिकली ये क्या करते हैं, किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी सेंसेक्स को कोई ट्रैक कर रहा है, कोई फंड, है ना, तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना रिटर्न बीएससी सेंसेक्स दे रहा है, मुझे उसके ही अराउंड जो है रिटर्न देना है, उसी को ट्रैक करना है, उसी के जो भी उसका पोर्टफोलियो है बीएससी सेंसेक्स में, जो 30 कंपनीज हैं, उन्हीं के कंपनीज में इस पर्टिकुलर ईटीएफ को इन्वेस्ट करना होगा, है ना। बट इसमें चैलेंज क्या होता है कि इसमें डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं, कि आप दिन में सुबह खरीदो बेचो तो कुछ और प्राइस होगा, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और। बट जनरली आप म्यूचुअल फंड्स में बाय एंड लार्ज, जब ओपन म्यूचुअल फंड्स, ओपन एंडेड फंड्स में खरीदारी करते हो, बेचते हो, तो उसका एक ही एनएवी होता है। उसका कारण ये है कि आप ये फंड हाउस के थ्रू खरीदते बेचते हो। बट ईटीएफ्स क्या होते हैं कि आप किसी और
इन्वेस्टर के साथ स्टॉक एक्सचेंज में खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए ये है कि आपको ETF खरीदने बेचने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि एक और क्लासिफिकेशन है जो बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो मतलब कैसे मैनेज किया जा रहा है फंड को। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली बहुत इन्वॉल्व होता है, वो जब चाहे खरीदता है जब चाहे बेचता है, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है स्कीम का उसके हिसाब से। तो इस तरह के फंड से एक्सपेक्ट किया जाता है कि चूंकि फंड मैनेजर अपनी इच्छा के हिसाब से इसमें खरीद सकता है बेच सकता है, तो इसका रिटर्न भी थोड़ा सुपीरियर आए। तो बेसिकली जो मार्केट इंडेक्सेस हैं इंडिया में, बेसिकली निफ्टी 50 जो मेन इंडेक्स है, BSE 30, सेंसेक्स है, इनसे बेटर परफॉर्म करे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बार बार बाइंग और सेलिंग होती है इस तरह के फंड्स में, एक्टिवली मैनेज फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, है ना। अब इसी की इसी का सेकंड टाइप जो है पैसिव फंड्स। बेसिकली क्या होता है, ये जैसे अभी हमने ETF में बात किया कि ये किसी न किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको जिस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उससे 10%, 5% या बहुत ज़्यादा रिटर्न लेके आए। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना रिटर्न BSE सेंसेक्स ला रहा है मुझे भी उतना ही रिटर्न लाना है, और अगर उतना रिटर्न नहीं ला रहा है, ज़्यादा ला रहा है, कम ला रहा है, तो जो ये डिफरेंस है, जो मतलब जितना एक्सपेक्टेड है, मान लो BSE सेंसेक्स ने एक साल में 12% रिटर्न दिया और किसी पैसिव फंड ने, इंडेक्स फंड ने 11% दिया, इसका मतलब हुआ उसका ट्रैकिंग एरर जो है ये 1% का है। ठीक है, जो डिफरेंस है। अगर वही आप ऐसा सोचो कि इंडेक्स फंड ने 15% रिटर्न दे दिया, तो आप बोलोगे कि अरे इसने तो, सेंसेक्स ने तो 12% दिया, इसने 3% दिया, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बट ये एक टर्मिनोलॉजी, इसका जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है कि रिटर्न उसी के हिसाब से हो। तो वो जो 3% हुआ वो उसका ट्रैकिंग एरर है। तो बोलते हैं जितना लोअर होगा ट्रैकिंग एरर उतना ही फंड बेटर है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। एंड ये जितने तरह के पैसिव फंड्स होते हैं इनका मेन USP यही होता है कि ये लो कॉस्ट फंड्स होते हैं, इसमें कॉस्ट कम होती है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के हिसाब से कितनी है, बेसिकली यही हम लोग ज़्यादा सुनते हैं इस तरह के स्कीम का कैटेगराइजेशन। तो 5 तरह की इसमें स्कीम्स है हाई लेवल पे, और फिर विद इन ईच ऑफ दी स्कीम्स देयर आर मल्टीपल सब कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी स्कीम्स में 11 सब कैटेगरीज हैं, डेट, हाइब्रिड, सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम। अभी एक एक के बारे में इसमें बात करेंगे, बट बिफोर अभी हम वहाँ पे जाएं, एक छोटा सा एक डेफिनेशन ये मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कौन सी कंपनीज होती हैं। तो लार्ज कैप बेसिकली जो टॉप 100 कंपनीज हैं फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको लार्ज कैप बोलते हैं, और मिड कैप 101 से लेकर के 250 तक, और स्मॉल कैप बेसिकली 251 के बियॉन्ड जो भी मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। तो आप सोच लो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ना। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एक इसका फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा याद कर लो। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू जितने भी शेयर्स हैं मार्केट में, कहीं भी किसी ने भी होल्ड करके रखा है, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस, है ना। कि मान लो किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं, 500 शेयर प्रमोटर के पास है, 20 FIIs के पास है, 10 DII के पास है, बाकी रिटेल्स के पास है। तो 100 शेयर हैं फॉर एग्जांपल टोटल, या मैंने शायद 1000 कहा था, 1000 शेयर्स हैं टोटल ऐसे करके। तो उन 1000 शेयर्स का मार्केट प्राइस लेट्स से 15 है, तो 15 इज अ शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मार्केट में, लाइक 15 इंटू 1000, 15,000 है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक मतलब बहुत ये कहना सही तो नहीं होगा, बट फिर भी ऐसा आप देखो कि अगर आपको किसी कंपनी को फुल ऑन खरीदना हो, है ना, इन वेरी क्रूड टर्म्स में बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग पे मत जाइए। तो अगर आपको किसी कंपनी को खरीदना हो तो जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो उसका मार्केट द्वारा डिफाइन किया हुआ प्राइस है। तो मान लो रिलायंस का अभी कैपेबिलिटी, रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेट्स से 15 लाख करोड़ है, तो बेसिकली ये उसका मार्केट कैप है। मतलब उसके अगर आपको सारे शेयर ओन करने हो आज की डेट पे इस प्राइस पे, अगर आपको सब लोग बेचने को तैयार हो जाते हैं, तो ये इसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
अब हम आते हैं सब क्लासिफिकेशन में। से इक्विटी में मैंने सारे क्लासिफिकेशन लिखे हुए हैं, इनका क्या डेफिनेशन है ये भी लिखा हुआ है। सो मल्टी कैप पहला आता है। तो मल्टी कैप, बिफोर लेट्स से मल्टी कैप जाएं उससे पहले आते हैं इक्विटी स्कीम्स में। सो इक्विटी स्कीम्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें भी सब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ज़्यादातर अपना फंड का पैसा इक्विटी में डालना है। ठीक है, अब उस इक्विटी में भी किस तरह की इक्विटी में डालना है, इसीलिए मैंने पहले भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात की। तो लार्ज कैप बेसिकली बड़ी कंपनीज है, मिड कैप मतलब मिड साइज कंपनी है, स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज है। सिंपल, प्लेन इन सिंपल टर्म्स अगर आपको याद रखना है। ना मल्टी कैप क्या होता है, आप नाम ही देखो लिखा है मल्टी कैप, मतलब एक से ज़्यादा। तो मल्टी कैप में बेसिकली जो डिफाइंड है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में मिनिमम 25-25-25% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये सेबी का गाइडलाइन है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक लार्ज कैप में आपने सिर्फ 20% कर रखा है और बाकियों में 35-35, वैसा नहीं हो सकता है। 25 से ज़्यादा हो सकता है किसी एक पे, बट मिनिमम 25-25-25 होना चाहिए। तो इसका बेसिकली क्यों लाया गया था ये, कि एक फ्लेक्सी कैप करके फंड होता है। तो बेसिकली फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर को कि उसमें इक्विटी कितना, सॉरी लार्ज कैप कितना रखना है, स्मॉल कैप रखना है कि मिड कैप कितना रखना है। तो उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे, उसका ऑब्जेक्टिव तो फ्लेक्सी मल्टी कैप ही था, बट उसका मिसयूज़ होता था। मिसयूज़ कैसे होता था कि फंड मैनेजर को लगता था कि भाई मुझे अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जो ज़्यादा रिटर्न लाना है वो मुझे मिड कैप से आएगा, स्मॉल कैप से आएगा। तो वो क्या करता था कि उधर जो है 80% डाल दिया, 90% डाल दिया, है ना, 10% सिर्फ लार्ज कैप में डाला। और कोई बुरी सिचुएशन हुई मार्केट में, थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो लोगों का नुकसान होता था। तो सेबी ने क्या किया कि दो अलग अलग ही कैटेगरी बना दी। मतलब जिसको अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत क्लैरिटी है कि उसको भैया मल्टी कैप जिसमें तीनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट हो, एटलीस्ट क्लोज टू इक्वल, 25-25-25, तो बाकी जो 25% बचे उसको इन तीनों में कहीं भी दे दो, ऐसा टाइप का। तो उसके लिए मल्टी कैप बनाया गया। अब फ्लेक्सी कैप अभी आएगा, बट मैं ही बता देता हूँ। फ्लेक्सी कैप में बेसिकली क्या हुआ, यही है टीम, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट फंड मैनेजर विल चूज कि कितना कहाँ डालना है। फिर आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड मतलब ऐसा इक्विटी फंड जिसका मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है 80%, नॉट इवन मेजॉरिटी और मतलब उसमें से स्पेसिफाइड है कि 80% टोटल इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप इक्विटीज में होना चाहिए। फिर आता है लार्ज कैप एंड मिड कैप। तो इसमें क्या है कि इसका नाम में है लार्ज भी है और मिड भी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 35% आपका लार्ज कैप में होना चाहिए और 35% मिड कैप में होना चाहिए। बाकी आप स्मॉल कैप में भी डाल सकते हो या लार्ज कैप में और भी बढ़ा सकते हो, बट मिनिमम लार्ज कैप और मिड कैप 35% होना चाहिए। सिमिलरली मिड कैप, स्मॉल कैप, तो मिड कैप का मतलब हुआ मेजर इन्वेस्टमेंट्स आपके मिड कैप कंपनीज में होंगे 65% एटलीस्ट। तो मान लो एक फंड का साइज है 10,000 करोड़ मिड कैप फंड का, तो उसका 65% पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ मिड कैप कंपनीज में लगेगा। सिमिलरली फॉर स्मॉल कैप, जो छोटी कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उसका भी 65% पैसा, उस स्मॉल कैप फंड का पैसा उस तरह की कंपनीज में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड फंड। अब डिविडेंड यील्ड देखो, नाम में ही क्लैरिटी है कि ऐसा फंड जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे जिसका डिविडेंड यील्ड थोड़ा बेटर हो, है ना, जो डिविडेंड यील्ड पे करते हो। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड पे ही नहीं करते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए नहीं करते कि वो लोग अर्ली स्टेज में है या ग्रोथ थोड़ा सा मिड या समवेयर उस स्टेज पे हैं जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं अभी, है ना। वंस दे हैव ग्रोन अप, एक लेवल पे आकर के जब वो ग्रोथ उन्होंने एक सफिशिएंट अचीव कर ली होती है, उनका एक कैश इनफ्लो होने लगता है, तब वो लोग उसमें से डिविडेंड पे करते हैं। बट इस तरह के फंड का ऑब्जेक्टिव है कि भैया ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से डिविडेंड आए। तो मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, इक्विटी में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। बेसिकली ये दोनों, यू कैन से कि दोनों अलग फंड भी हैं, दोनों सेम में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, वैल्यू फंड जो होता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है कि हमको जिस चीज़ में वैल्यू दिखे हम वही खरीदेंगे। वैल्यू का मतलब होता है जिसका प्राइस जो है थोड़ा कम हो। प्राइस का मतलब ऐसा एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कि 5 रुपए की चीज़ है या 10 रुपये या 50 रुपये का शेयर, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
वैल्यू वो है कि अगर स्टॉक्स की एक्चुअल वैल्यू जो है 50 रुपये है, बट वो अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब जो होनी चाहिए थ्रू सम मेथड्स की इसकी वैल्यू 50 रुपये होनी चाहिए, बट एक्चुअली वो 20 पे ट्रेड कर रहा है, तो वो वैल्यू ट्रेड होती है। उसको जो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जहाँ पे आपके हिसाब से जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिसको इस भाषा में बोला जाए, वो आपके मार्केट प्राइस से कम है ना, सॉरी मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो, है ना। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि आप जो है किसी चीज़ को किसी सिचुएशन की वजह से सस्ते प्राइस में खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को पहचाना नहीं है, मार्केट ने अभी तक नहीं पहचाना है। दूसरा आता है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड बेसिकली क्या होता है? कंट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो मान लो मार्केट में कोई चीज़ एक पर्टिकुलर थीम को लोग फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर तरह के स्टॉक्स को फॉलो किया जा रहा है, आप उसको ना फॉलो करके थोड़ा सा आप डिफरेंट अप्रोच रखते हो, उसके बियॉन्ड जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा देखो कि किसी पर्टिकुलर थीम, या होता है ना कि जैसे आज की डेट में कोई एक पर्टिकुलर थीम का फंड बहुत चल रहा है मार्केट में, है ना, या फिर कुछ तरह के स्टॉक्स में लोग सारे फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट कोई ऐसा फंड मैनेजर भी हो सकता है जो वो पूरी जो भीड़ जिस हिसाब से चल रही, जो मान के चल रही, उसके अगेंस्ट जाए, है ना। तो कॉन्ट्रा इज बेसिकली क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट करना। जो जनरल पब्लिक, जनरल फंड मैनेजर्स या इस तरह के जनरल फंड्स कर रहे हैं, उसके उल्टा जो जाए उसको कॉन्ट्रा फंड कहते हैं। अगेन इसमें मिनिमम 65% का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है फोकस्ड फंड। ये भी आपने बहुत सुना होगा। फोकस्ड फंड बेसिकली क्या है? ये फोकस्ड होते हैं 30 स्टॉक्स में, है ना। उसको ये मेंशन करना पड़ता है स्कीम को, जो भी फंड है उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ इसको फोकस करना है, किस तरह की कंपनीज में फोकस करना है। अगेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट 65% होना चाहिए। फिर आता है सेक्टरल एंड थीमेटिक स्कीम। सेक्टरल मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, फार्मा फंड्स, बैंकिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करते हैं या पर्टिकुलर थीम को टारगेट करते हैं। थीम का मतलब हुआ कि जैसे अभी गोइंग फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइवल इज ऑन, मतलब बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसमें ये पूरी थीम में क्या क्या आता है। ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन या हाईवे कंस्ट्रक्शन ही आता है, उसमें आपका बैंक भी आता है, क्योंकि उस चीज़ को फंड करने वाला बैंक है, राइट। और उसमें जो मशीनरी लग रही है और उसमें जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लग रहा है, उसके अराउंड जितनी भी थीम के अराउंड जितने भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, वो सब थीमेटिक फंड उस पर इन्वेस्ट करता है। तो सेक्टोरल और थीमेटिक बेसिकली सेम, इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट डिफरेंस यही है कि थीम कैन हैव अ मल्टीपल सेक्टर, है ना। सो इसमें भी अगेन आप अगर किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ फंड, मैं फंड मैनेजर या फंड की बात करूं, तो वो 80% उस पर्टिकुलर थीम या उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इज नथिंग बट जो हम टैक्स सेवर फंड्स की बात करते हैं, तो इसमें जो भी आप पैसा लगाते हो, ये 3 साल के लिए लॉक इन रहता है, और ATC जो इनकम टैक्स में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो इसी स्कीम के थ्रू मिलता है ना। बट इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शुड बी 80%, है ना। ये सेबी का गाइडलाइन नहीं है। बेसिकली इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2005 में नोटिफाई किया था, उसके हिसाब से है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है ELSS जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट सबसे कम पीरियड में पैसा लॉक करने पे मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप FD करने जाओगे, तो FD करने में भी आपको कम से कम 5 साल की FD करनी पड़ेगी, तब आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बट ये ELSS या टैक्स सेवर फंड जो बोलते हैं, इसमें आप 3 साल के लिए पैसा डालो और ये पैसा लॉक रहेगा, बट आपको ATC में बेनिफिट मिलेगा। सो लोएस्ट लॉक इन पीरियड ELSS में होता है फॉर ATC। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल कैप। मैंने ऑलरेडी बात किया कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, उसको लार्ज कैप में कितना डालना है, मिड कैप में कहाँ डालना है, और स्मॉल कैप में कितना परसेंटेज टोटल फंड का डालना है, ये वो डिसाइड करता है कंसिडरिंग उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। नाउ सेकेंड टाइप आता है डेट स्कीम। तो इसमें बेसिकली क्या है? ओवरनाइट फंड एक है। तो ओवरनाइट का मतलब आप देखो, नाम ही ओवरनाइट, एक दिन के लिए। तो ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है जिनका मेच्योरिटी एक दिन का होता है।
ठीक है। लिक्विड फंड, अब देखो जितने भी टाइप यहाँ आपको दिख रहे हैं ना, 1 से लेके 7 तक, ये सब डेट है, बट ये डेट मतलब डेट सिक्योरिटीज़ या मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, तो बेसिकली उनका सिर्फ आप देखोगे मेच्योरिटी पीरियड अलग है और कुछ नहीं है। ओवरनाइट एक दिन के लिए लिक्विड फंड ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा जो 91 डेज के लिए तक के लिए इशू होती है ना। तो अगर 91 डेज के लिए इशू हो रही हैं तो बेसिकली सोचो फंड मैनेजर को पता होता है कि अच्छा ये सारी कंपनीज हैं, ये इन्होंने 90 दिन का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखा है या डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके रखा है, तो 3 महीने का किसी को भी पता होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए लिक्विड फंड सेफ माने जाते हैं। फिर सिमिलरली आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। बेसिकली क्या होता है, इसमें 3 महीने से 6 महीने की ड्यूरेशन तक के लिए ड्यूरेशन वाली जिसमें मतलब जिनका मेच्योरिटी पीरियड 3 से 6 महीने होता है, ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। लो ड्यूरेशन में बेसिकली आता है 6 महीने से 12 महीने जिनका ड्यूरेशन होता है, ऐसी सिक्योरिटीज। फिर आता है मनी मार्केट, जिसका ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जिनका इन्वेस्टमेंट होता है जो इसका मेच्योरिटी 1 साल तक का हो। फिर नेक्स्ट आता है शॉर्ट ड्यूरेशन, जो कि 1 साल से 3 साल तक का ड्यूरेशन हो, और मीडियम ड्यूरेशन मतलब 3 साल से 4 साल का। और फिर आप आगे जाओगे, ऐसे ही आता है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, इसका है 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। और फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में आएगा ऐसे फंड का पैसा ऐसे डेट या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना जिसका ड्यूरेशन जो है 7 ईयर्स से ज़्यादा हो। सो मैकाले ड्यूरेशन इज़ नथिंग बट एक ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है ना। तो डायनेमिक फंड, जैसे अब डायनेमिक फंड में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें कोई स्टैब्लिश्ड ड्यूरेशन नहीं, इसमें क्या कर रहा है, डायनेमिक बॉन्ड, नाम देखो डायनेमिक है, मतलब आप किसी भी ड्यूरेशन की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन क्या है। तो आप इसको ऐसे देखो कि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है ना, तो आप क्या करोगे, वो आपको हिस्टोरिकली अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद के अपने उस इंटरेस्ट रेट को लॉक कर सकते हो। बट अगर वही इंटरेस्ट रेट लोएस्ट चल रहे हैं तो आप 7 साल 10 साल का ड्यूरेशन वाला बॉन्ड नहीं खरीदो, क्योंकि आप खरीदोगे तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, और कल को इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बेचना चाहोगे तो आपका डेट बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो गिर जाएगा। रिमेंबर हमने फर्स्ट टॉपिक में बात किया था, फर्स्ट चैप्टर में, कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आएगा। ये याद रखो, ये वाइस वर्सा है, बॉन्ड का प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट ये ऊपर नीचे, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे, रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। फिर एक ये बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है। बेसिकली ये इनको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आप बैंक, पीएसयू जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या म्यूनिसिपैलिटी के जो बॉन्ड्स हैं उसके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो एज अ फंड, मेजॉरिटी ऑफ मनी लाइक 80% ऑफ टोटल एसेट, तो उसको बैंकिंग एंड पीएसयू फंड बोलते हैं फ्रॉम बॉन्ड एंड डेट पर्सपेक्टिव। फिर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बेसिकली जो कॉर्पोरेट इशूड बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली इसमें A+, तो A+ बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग होती है बहुत तरह की, ट्रिपल A+, A एंड देन BBB, B-, बहुत तरह के ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं अलग अलग एजेंसीज के। तो इसका क्लियर कट गाइडलाइन है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का वो 80% जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होना चाहिए, और AA में हो या AA+ वाली जो रेटेड बॉन्ड्स है सिर्फ उसमें। फिर नीचे आता है लास्ट क्रेडिट रिस्क फंड। बेसिकली देखो नाम में क्या है, क्रेडिट रिस्क, मतलब ये फंड उस तरह की सिक्योरिटीज में पैसा डालेगा जिसमें क्रेडिट रिस्क का खतरा ज़्यादा हो। तो क्रेडिट रिस्क का खतरा कैसे ज़्यादा होगा, जिसका रेटिंग कम होगा उसके चांसेस उस कंपनी के या उस डेट को या बॉन्ड को जिसने इशू किया है उसके बैंकरप्ट होने के या बंद होने के चांसेस ज़्यादा है कंपेरेटिवली। होंगे कि नहीं होंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो बेसिकली एक ये बनाया गया है कि अगर किसी को ज़्यादा थोड़ा सा रिस्क लेकर के ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमाना है तो क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर सकता है।
तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी हम लोगों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ऊपर बात किया था ना A+, तो इसके नीचे के बॉन्ड्स में पैसा डालना और उससे आपको रिटर्न भी ज़्यादा होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड से आपका रिटर्न ज़्यादा होगा क्रेडिट रिस्क में, बट रिस्क भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ये और है गिल्ट फंड। बेसिकली गिल्ट जहाँ भी दिखे तो आपको समझ लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना। तो ये गिल्ट फंड क्या होता है, ये मल्टीपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है और अक्रॉस मेच्योरिटी, मतलब 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, इवन 30 ईयर्स तक की मेच्योरिटी होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। और वो जब उस तरह के फंड गिल्ट फंड्स जाके इस तरह के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और अगेन इसका मिनिमम जो परसेंटेज है 80% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, गिल्ट फंड में होना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होना चाहिए। इसको हम लोग GSEC भी बोलते हैं। GSEC इज़ नथिंग बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फिर एक और कैटेगरी होती है गिल्ट फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन फंड। तो इसमें बेसिकली डिफाइन कर दिया है कि ऐसी सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना है जिनका मेच्योरिटी जो है 10 ईयर्स का हो, और मिनिमम सच इन्वेस्टमेंट शुड बी 10 ईयर्स, है ना। minimum investment of in GSEC should be 80% of total asset जिनका ड्यूरेशन जो है 10 ईयर्स का हो, सो दैट पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो ड्यूरेशन है, मेच्योरिटी ड्यूरेशन है, वो 10 ईयर्स का हो। फिर एक लास्ट आता है फ्लोटर फंड। बेसिकली ये फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ज़्यादातर आपने सुना होगा बैंक जो आपको होम लोन देता है उसमें फिक्स्ड रेट होता है, फ्लोटिंग रेट होता है। तो फ्लोटिंग रेट बेसिकली क्या है कि आपका जो मार्केट में करंट रेट होगा, बेस रेट होगा, उसके हिसाब से ±1%, 2% या जो भी एग्रीड हो, या जो भी जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है जिसका कूपन जो है फिक्स ना हो, फ्लोटिंग हो। फ्लोट कर रहा हो मतलब वो हर क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली वो चेंज होता रहे, ठीक है। और टोटल ऐसा मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इस तरह के एसेट्स में 65% ऑफ टोटल एसेट शुड बी इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, है ना। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड फंड्स। तो हाइब्रिड फंड्स क्या है, हाइब्रिड फंड्स में बेसिकली आप देखो नाम क्या कह रहा है, हाइब्रिड है, किसी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड पहला टाइप है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में क्या होगा कि देखो नाम में क्या है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब इसमें डेट का, तो दो तरह के, मतलब आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जब डेट का प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। जब इक्विटी का ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। और बट जब दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल होगा या क्लोज टू इक्वल होगा तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। अब आप ये नंबर्स देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आपका डेट में कितना होना चाहिए, 75% to 90%, है ना। मतलब ज़्यादातर पैसा आपका डेट में लगेगा, बाकी जो 10 to 25% है वो इक्विटी में लगेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको डेट से एक रेगुलर आपका कैपिटल ग्रोथ होता रहता है, इनकम आती रहती है। और इक्विटी में अगर कुछ मार्केट भी, इक्विटी मार्केट भी ऊपर जा रहा है तो 10% से 25% के इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट थोड़ा शूटअप कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। तो बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि इसमें इक्विटी और डेट सिमिलर परसेंटेज में होते हैं। सिमिलर मतलब ऐसा इक्वल नहीं होना चाहिए 50-50, बट हाँ ऐसा एक 40 है, दूसरा 60 है, एक 55 दूसरा 45 है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया बैलेंस्ड, मतलब इक्वली है, बैलेंस्ड है इक्विटी और डेट के बीच में। फिर एग्रेसिव में माफ़ करिएगा, मुझे यहाँ एग्रेसिव का ये शायद जो वर्डिंग है ये गलत लिखी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये शायद पुराना वाला कॉपी हो गया था। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में बेसिकली आपका 75 to 90% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा और 10 to 25% आपका कहाँ होगा, डेट में। एंड नेक्स्ट आता है आपका डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज। आपने सुना होगा, ये बहुत ही अच्छे फंड, मतलब ऐसा बहुत ही लोग इन पे रिलाई करते हैं, बहुत ही अच्छे फंड माने जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आपका जो आपका पैसा लगा हुआ है
इस तरह के फंड में, तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि एसेट एलोकेशन इस पर्टिकुलर फंड का कितना होना चाहिए, इक्विटी में अभी ज़्यादा होना चाहिए कि बॉन्ड में ज़्यादा होना चाहिए। 6 महीने बाद इसका रिवर्स वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इक्विटी मार्केट अभी बहुत टॉप टॉप पे है, तो फंड मैनेजर क्या बोलेगा कि अभी मार्केट बहुत हीटेड है, बहुत हाई है, इसको ओवर वैल्यूड है, तो चलो इसमें से कुछ इक्विटी का एक्सपोजर कम करके डेट में डाल देते हैं। तो वो इक्विटी कुछ बेचेगा, उस पैसे को डेट में डाल देगा। फिर इसका उल्टा एक सिचुएशन आएगी, जब इक्विटी मार्केट डाउन होगा, फंड मैनेजर को ऐसा लगेगा कि इक्विटी मार्केट में वैल्यू है, अभी हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं क्योंकि चीपर है या कंपेरेटिवली बेटर सिचुएशन है, सो वो बॉन्ड का जो एलोकेशन होगा उसको कम करेगा और इक्विटी को बढ़ा देगा, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन। बेसिकली इट्स नॉट अ फिक्स्ड, है ना, डायनेमिकली आप उसको बढ़ाओ घटाओ जैसा फंड मैनेजर सोचे, है ना। नेक्स्ट आता है, ये 3 और हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बेसिकली इसमें क्या है कि मिनिमम 3 एसेट क्लास में पैसा डालो। फॉर एग्जांपल इक्विटी, बॉन्ड और गोल्ड, है ना, इक्विटी, बॉन्ड और रियल एस्टेट, समथिंग लाइक दैट। और मिनिमम एलोकेशन ईच ऑफ दीज 3 शुड बी 10%, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि 90 इक्विटी में डाल दिया, 5% डेट में, 5% गोल्ड में डाल दिया, ऐसा नहीं। मिनिमम 10% उसमें होना चाहिए। और इसमें फॉरेन जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको एज अ सेपरेट एसेट क्लास नहीं काउंट करते हैं। ये ऐसा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभी ऑप्शंस में आ जाते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। फिर आता है आर्बिट्राज फंड। तो आर्बिट्राज बेसिकली क्या होता है ना, कि आप जाओ, एक बहुत क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जाओ सब्जी मंडी में, अगर अलाउ करे तो आप जाओ एक जगह आलू खरीदो, फॉर एग्जांपल 20 रुपए किलो, ठीक है, और दूसरी जगह पे कोई बायर हो या कोई ऐसा बंदा हो जो आपसे खरीदने को तैयार हो, सेम टाइम पे उसी का प्राइस वो 25 में खरीद रहा हो, तो आप क्या करो, 20 में खरीदो, 25 में बेच दो एट द सेम टाइम। तो बेसिकली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज शेयर मार्केट में वो होती हैं, मैं भी उसी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट के हिसाब से ही, कि कोई भी शेयर एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में भी लिस्टेड है, बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट या इनएफिशिएंसी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स या ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस डिफरेंशिएशन होता है। आप जाके देखो, कभी किसी का प्राइस देखो, बीएससी में आपको 110 रुपये 55 का मिलेगा, एनएससी में 110 रुपये 65 का मिलेगा, वो 10 पैसे का, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। मतलब आप एनएससी से खरीदो उसी सिक्योरिटीज को और तुरंत अगले ही सेकंड या सेम जितने इजीली या जितनी क्विकली आप बेच पाओ, 10 रुपये के प्रॉफिट में बीएससी में बेच दो। एनएससी से खरीदो, बीएससी से खरीदो, बीएससी में बेचो, बीएससी से खरीदो, एनएससी में बेचो। बेसिकली आप देखो कि किस में प्राइस कम है, किस में ज़्यादा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह का, ये इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे सेम सिक्योरिटी का प्राइस 2 अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग हो, है ना। नेक्स्ट आता है इक्विटी सेविंग फंड। इक्विटी सेविंग्स फंड में बेसिकली देखोगे क्या है, आप इक्विटी भी है, सेविंग्स वर्ड बेसिकली डेट के लिए यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। वैसे तो सेविंग्स का अलग ही मतलब होता है, बट ये क्या करता है, आप इक्विटी में भी लगाओ, डेट में भी लगाओ और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में भी पैसा लगाओ, है ना। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है इक्विटी में वो 65% होना चाहिए, बॉन्ड में 10% होना चाहिए, और जो आपकी हेज्ड अनहेज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं मिनिमम, वो आपको जो म्यूचुअल फंड्स के डॉक्यूमेंट्स होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है एसआईडी, उसमें मेंशन करना होता है। ये फंड मैनेजर या फंड हाउस को करना होता है। नेक्स्ट कमिंग टू सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन को टारगेट कर रहे हो, एग्जाम्पल रिटायरमेंट फंड, तो है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये दीज आर नॉर्मल फंड्स, जैसे रिटायरमेंट फंड मोस्टली जो हैं या तो फ्लेक्सी कैप होते हैं या लार्ज कैप होते हैं, है ना। बट इसका क्या होता है, लॉक इन 5 साल मिनिमम होता है, या फिर रिटायरमेंट एज जो भी जल्दी आ जाए, है ना। और ये इक्विटी बेस्ड हो सकते हैं, डेट बेस्ड हो सकते हैं और हाइब्रिड बेस्ड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फंड मैनेजर या उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कैसा फंड लॉन्च किया गया है ना। बट इन फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको रिटायरमेंट टाइम के लिए आपको कॉर्पस क्रिएट करना, जिससे आपको रेगुलर इनकम आपके रिटायरमेंट और जो भी आपकी लाइफ एज है तब तक उसका आपको बेनिफिट मिलता रहे। चिल्ड्रंस फंड बेसिकली इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये जैसे कोई आप किसी बच्चे के लिए कोई पेरेंट्स या उसके गार्जियन पैसा इन्वेस्ट करना चाहें,
तो मिनिमम लॉकिंग पीरियड 5 साल हो, या बच्चा जब भी मेजर हो जाए, मतलब 18 ईयर्स का एज का हो जाए तब तक, जो भी पहले हो जाए वो उसका लॉकिंग पीरियड होता है ना। और अगेन ये तीनों इक्विटी, डेट और हाइब्रिड किसी भी तरह के फंड्स हो सकते हैं, है ना। आप इसमें जो है बेसिकली बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उसके आने वाले समय के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत होगी उसको उसकी नीड के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, है ना। फिर जो अदर स्कीम्स में मैं बात कर रहा था, ये इंडेक्स फंड्स हैं। ईटीएफ तो हमने पहले ही बात किया। इंडेक्स फंड भी बेसिकली क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, और इसमें जिस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे हैं उसके 95% जो भी उसके अंदर स्टॉक्स वगैरह हों उनको ही वो ट्रैक करें। 95% वही स्टॉक्स होने चाहिए। टोटल ऐसे 95% टोटल फंड का 95% पैसा उस तरह के ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया जाए। फिर आता है फंड्स ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स बेसिकली एक फंड ऐसा लॉन्च किया जो किसी 4 और अलग अलग फंड में जो एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जा कर के इन्वेस्ट करें, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी दूसरे के कंधे पे रख के अपना काम कर रहे हो, है ना। आपने फंड लॉन्च किया, ये फंड जाएगा 4 और अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करेगा, और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है कि अंडरलाइंग फंड, मतलब जिसमें डाला है फंड, उसमें 95% होना चाहिए टोटल, है ना। फिर आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान इज नथिंग बट इज अ क्लोज्ड एंडेड डेट फंड, है ना। इसमें क्या होता है कि आप पहले से बता के रखते हो कि मैं फिक्स, फंड मैनेजर बता के रखता है कि मैं ये फिक्स मैच्योरिटी प्लान 365 डेज की या 1 साल की या 6 महीने की निकाल रहा हूँ। तो वो इसी तरह के डेट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता है जिसका ड्यूरेशन वो 6 महीने या 365 डेज, जो भी उसका मेच्योरिटी है फिक्स मेच्योरिटी प्लान का, उसके ही ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता है ना। तो बेसिकली एएमसीज क्या करती हैं, पहले से ही इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करके रखती हैं कि हाँ मुझे इस तरह के इन्वेस्ट करना है। और बेसिकली ये तरह के जो फंड होते हैं ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देते हैं कि अगर मैं इस स्कीम में मेच्योरिटी तक रहा तो आई विल गेट दिस मच % ऑफ रिटर्न, है ना। बट रिटर्न गारंटीड या एश्योर्ड ऐसा कुछ नहीं होते हैं। बट चूंकि पहले से पता होता है कि ये 6 महीने का या 8 महीने का फिक्स मेच्योरिटी प्लान में पैसा लगाया है और इस तरह की सिक्योरिटी में पैसा लगाया है, तो मेच्योरिटी के बाद प्रोवाइडेड कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह किसी कंपनीज के ना हो, तो दिस इज़ व्हाट आपको रिटर्न मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मोस्टली मैंने चैप्टर 2 का सारा सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट था वो कवर किया हुआ है, और मैंने इसमें क्वेश्चंस मॉक टेस्ट नहीं डाले हैं। उसका कारण ये है कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था और मैं चाहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हों, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छे से हो, है ना। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगा, और अगेन आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।